आप देख रहे हैं हमारे चैनल माई स्टडी एक्सप्रेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं इस चैप्टर का पार्ट 2 जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और पार्ट 2 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे फ्यूल के प्रिंसिपल। हेनरी फ्यूल के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। दिस वीडियो इंक्लूड्स डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल एंड डिसिप्लिन प्रिंसिपल, remuneration of employees, unity of direction, unity of command, authority and responsibility एंड स्केलर चेन। वीडियो के लास्ट में आपसे मैं इन सब प्रिंसिपल में से एक क्वेश्चन पूछूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो लगाओ अपनी नॉलेज, हम कोशिश करेंगे कि आपको सारा कुछ समझ आ जाए बहुत ही इजीली। तो चलते हैं, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 7 प्रिंसिपल। तो सबसे पहले प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क में क्या आता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो टोटल, तो सबसे पहले नाम से ही समझेंगे डिवीजन ऑफ वर्क मतलब जो भी वर्क है हमारे पास, जो भी काम है टोटल, उसका डिवीजन करना मतलब उसको डिवाइड कर देना, उसको टुकड़ों में बांट देना। तो ऐसे ही इसका प्रिंसिपल के बारे में कि टोटल work is divided into a smaller tasks or jobs and performed by a trained specialist। कि कामों को, बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ देना, उन्हें टास्क और जॉब्स बना देना छोटी छोटी, और वो कौन करेगा? परफॉर्म बाय ट्रेंड स्पेशलिस्ट, जो उस काम का एक स्पेशलिस्ट हो वही उसे करे। उसके बाद हम इसके बेनिफिट्स पढ़ते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है ग्रेटर इफिशिएंसी। ग्रेटर इफिशिएंसी का मतलब कि जैसे हमने पढ़ा था, कोई भी काम हमारा कोस्ट इफेक्टिव मैनर में होना, क्या होगा हमारे लिए? इफिशिएंसी, इफिशिएंट होना। तो इससे हमारी कॉस्ट कम होती है कि हम काम को बांट देते हैं, तो उससे हमें काफी फायदा हो जाता है। उसके बाद सेकंड आता है स्पेशलाइजेशन। अगर जैसे हमने इसमें समझा डेफिनेशन में कि वो काम कौन करेगा? एक ट्रेंड स्पेशलिस्ट करेगा, तो स्पेशलाइजेशन तो होनी पक्की है। उसके बाद आता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना, जब एक स्पेशलिस्ट उस काम को करेगा, वो भी बहुत सारा काम नहीं, एक छोटी छोटी जॉब्स को करेगा, पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट उस काम का, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़नी है। और रिडक्शन इन वेस्टफुल एक्टिविटी, तो इससे वेस्टफुल जितनी भी ओवरलैपिंग होना, डुप्लीकेशन होना, ये सब भी कम होगा। इससे कोऑर्डिनेशन बनेगी कामों में। तो डिवीजन ऑफ वर्क में सिर्फ इतना ही था। अब चलते हैं नेक्स्ट उसमें प्रिंसिपल में। उसमें आता है सेकंड प्रिंसिपल, क्या आता है? डिसिप्लिन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। डिसिप्लिन मतलब जैसे आपके स्कूलों में बोला जाता है कि डिसिप्लिन बनाए रखो, इसी टाइप से ऑर्गेनाइजेशन में भी डिसिप्लिन बनाए रखना चाहिए। अब वो किस चीज से रिलेटेड है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि इट इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये एक ओबीडियंस है, फॉलो करना ही है हमें क्या? ऑर्गेनाइजेशन रूल्स और रेगुलेशंस को। जैसे कि ओबीडियंस मतलब होता है इस चीज को मानना, फॉलो करना, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स और रेगुलेशंस को। फिर नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन रिक्वायर्स। डिसिप्लिन में हमें क्या चाहिए होता है? तो इट रिक्वायर्स गुड सुपरवाइजर एट ऑल लेवल्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सुपरवाइजर कौन होता है? जो अपने दोस्तों, अपने जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको और अदर एक्शन जो भी डिपार्टमेंट में होते हैं उनको गाइड करे, सुपरवाइज करे। तो एक गुड सुपरवाइजर मतलब वो सुपरवाइजर होना चाहिए, एक अच्छा सुपरवाइजर हर लेवल पे, जिससे डिसिप्लिन आएगा। अब इससे आप एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे स्टूडेंट लाइफ में एग्जांपल लेते हैं, या आपकी हर क्लास में मॉनिटर्स होते हैं। मॉनिटर किस लिए बनाए जाते हैं? डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन कौन करता है? सुपरवाइजर, गुड सुपरवाइजर। और डिसिप्लिनेरियर बनाए जाते हैं, जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे, किसकी टेक्निक्स में पढ़ेंगे हम, FW टेलर की टेक्निक्स में। उसके बाद आता है क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स मतलब जो जो हमारे रूल्स रेगुलेशन है उनके बीच एक क्लियर फेयर एग्रीमेंट कराना कि क्या क्या हमें करना है, क्या क्या डूज, क्या क्या डोंट्स, क्या क्या हमें नहीं करना, ये उन्हें बताना कि हमें ये चीजें फॉलो करनी है उससे रिलेटेड। तो इसी से एक
पॉइंट आता है, इसी से ही हमारे डिसिप्लिन मेंटेन होने में काफी हेल्प होती है। उसके बाद आता है जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, मतलब जुडिशियस मतलब एक समझदारी तरीके से एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना पेनल्टीज को। अगर कोई रूल ब्रेक करता है हमारे तो उनको पेनलाइज करना, उन्हें पेनल्टी लगाना उन पर। तो अब थर्ड प्रिंसिपल आ चुका है जो कि है रिमनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रिमनरेशन का मतलब मैं बता देता हूँ, बहुत ही इजी है। मतलब जो भी एम्प्लॉइज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको रिटर्न में हम क्या दे रहे हैं, सैलरी, वेजेस, कुछ भी हो सकता है। तो इसके बारे में क्या कहते हैं प्रिंसिपल, तो वो समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इट शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल, मतलब ये एक जस्ट मतलब एक लिमिट मतलब कांस्टेंट हो या फिर जस्ट हो और इक्विटेबल हो, मतलब भेदभाव ना हो, बायस ना हो, जो उनका काम है उसके अकॉर्डिंग उनको पे मिलना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है to provide maximum satisfaction to both employees and the company, जो कि satisfaction maximum satisfaction provide करे किस किस को, employees को और company को, दोनों को ही। उसके बाद इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी जो कंपनी की है उसके अंदर ही होना चाहिए। ये नहीं कर सकते हम कि किसी को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए हम उसको 1 लाख पर मंथ दे दें। हमारी अगर पेइंग कैपेसिटी 40,000 की है तो हमें 40,000 ही देना पड़ेगा। फिर आता है नेक्स्ट, इट वुड गिव एट लीस्ट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक रीजनेबल सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो प्रोवाइड करे उसको ऐसी हमें पे देनी पड़ती है, सैलरी या वेजेस। तो ये भी प्रिंसिपल हमारा कंप्लीट हो गया 4 पॉइंट में। अब नेक्स्ट आते हैं, आप सबको समझ आ रहा होगा, बहुत ही इजी प्रिंसिपल्स है, बस इनके कुछ जो पॉइंट्स है आपको वो रिमाइंड रखने हैं एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर देते वक्त, क्योंकि इन पॉइंट से रिलेटेड आपके आंसर की बन के आती है तो आपको मार्क्स जल्दी से जल्दी मिलेंगे। फोर्थ इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल पहले नाम से समझेंगे, उसके बाद हम इसके पॉइंट समझेंगे। यूनिटी होना डायरेक्शन में, अब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें डायरेक्शन क्या होती है, हमारी अपने गोल्स अचीव करने की डायरेक्शन। तो उसमें यूनिटी लाने का मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो भी एम्प्लॉइज हमारे पास काम कर रहे हैं, जो भी डिपार्टमेंट है, उन सबकी डायरेक्शन एक हो, यूनिटी हो। तो ये ब्रिंग कर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। तो ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव, जब सारी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जो भी ग्रुप है सबके पास जो भी काम है उसमें एक सेम ऑब्जेक्टिव्स हो, मतलब सेम उद्देश्य हो। उसके बाद दे मस्ट हैव वन हेड वन प्लान, मतलब जो उनका हेड हो, जो उन्हें प्लान के बारे में बता रहा है वो भी एक होना चाहिए और एक ही प्लान पे काम होगा, तभी कोऑर्डिनेशन बनेगी, तभी यूनिटी आएगी। अगर मान लो कि हम 10 लोग जो हेड है और वो 10 अलग अलग प्लान बना रहे, तो एम्प्लॉइज के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि कौन से प्लान को फॉलो करना है, तो कोऑर्डिनेशन तो बिल्कुल नहीं बनने वाली, तो यूनिटी भी आएगी नहीं। फिर आता है दिस इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया इससे क्या आती है, एक्शन में यूनिटी आती है और कोऑर्डिनेशन बनती है। फिर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब आते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, इसी के सिमिलर है तो इसको हम भी समझेंगे पहले नाम से ही, यूनिटी ऑफ कमांड को। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि कमांड मतलब होता है ऑर्डर देना, किसी को भी अपने एम्प्लॉइज को या अपने डिपार्टमेंट्स को ऑर्डर देना, तो उसमें यूनिटी लाना। इसका मतलब जो भी हेड होगा वो ऐसे ना हो कि आपने 10 हेड बना दिए तो 10 अलग अलग ऑर्डर दे रहे हैं, तो कौन सा फॉलो होगा ये किसी को नहीं पता, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगी, केओस क्रिएट होगा। फिर सबसे पहला पॉइंट आता है इट मींस एवरी वर्कर्स शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, जो भी सुपीरियर है उस वो एक होना चाहिए, उससे इंस्ट्रक्शन जो मिलेगी वो हर वर्कर को एक सेम होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। 10 इंस्ट्रक्शन देने से कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ये हमें पता है। फिर आता है नेक्स्ट, अदरवाइज इट विल क्रिएट, अब इससे क्या होगा ये हमने पढ़ लिया, कंफ्यूजन होगी। तो सबसे पहला पॉइंट भी यही है जो मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद कंफ्लिक्ट होता है, उनके क्लैशेस हो जाना, डिपार्टमेंटल क्लैशेस हो जाना, कि कोई कहेगा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव हो वो पहले हमें अचीव करना है, कोई बोलेगा कि हमें अपना वाला अचीव करना है, तो इसमें कंफ्लिक्ट हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी उनमें। फिर नेक्स्ट आता है ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज,
कामों की जो ओवरलैपिंग होना, ओवर बर्डन होना, ये सब होगा। उसके बाद डिस्टर्बेंस तो क्रिएट होगी ऑफ कोर्स, कि सारे एक डायरेक्शन में ना चल के, एक ऑर्डर फॉलो ना करके अलग अलग लोगों के ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। फिर आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग जल्दी से समझते हैं, जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। अथॉरिटी मीन्स होता है पावर टू टेक डिसीजन, मैनेजरियल डिसीजन जो भी होते हैं उसको लेने की पावर को अथॉरिटी बोलते हैं। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन ऑन टाइम। जो भी जॉब आपको मिली है उसको करने की एक ऑब्लिगेशन कह सकते हो, कि उसको टाइम पे करने को क्या कहेंगे हम, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आता है नेक्स्ट, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक्स एन एग्जीक्यूटिव लेस इंटरेस्टिंग इन हिज ड्यूटीज। मतलब अगर आप किसी भी पर्सन पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो, अथॉरिटी उसको पावर कम दी और जिम्मेदारी ज्यादा दे दी, तो उससे क्या होगा, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा अपनी ड्यूटी फॉलो करने में। फिर आता है नेक्स्ट, गिविंग अथॉरिटी विदाउट असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स हिम एरोगेंट एंड मे मिसयूज दिस पावर। मतलब ये कहता है कि अगर आप अथॉरिटी ज्यादा दे दोगे तो उससे भी नुकसान है। वो क्या होगा कि जिम्मेदारी आपने दे दी, अथॉरिटी दे दी, पावर दे दी, तो उससे क्या, वो एरोगेंट भी हो सकता है कोई भी पर्सन, और अपनी जो पावर है उसका मिसयूज भी कर सकता है। तो ये बहुत इजी प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं हम, सारे ही ऑलमोस्ट इजी है, हम इजीली इसको समझेंगे। तो अब आते हैं सेवंथ प्रिंसिपल पे, जो कि है स्केलर चेन। स्केलर मतलब नहीं पता, स्केलर मतलब होता है लीनियर, और चेन मतलब एक सीधी चेन। अब चेन की चीज की अब ये भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट। एक फॉर्मल लाइन की, फॉर्मल मतलब कि जैसे हमने बनाई है उसको वैसे ही चलाना। तो फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर रैंक्स। मतलब जो भी हाईएस्ट रैंक है उससे लोएस्ट रैंक तक एक अथॉरिटी बनी रहे, किन किन के बीच में, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, the chain should not be violated, but in emergency situation employees at the same level can contact through गैंगप्लैंक। अब क्या होता है, हमने एक चेन तो बना दी कि एक ट्रायंगल टाइप की चेन हम समझ सकते हैं। ऐसे ट्रायंगल टाइप की चेन होती है कि जो भी टॉप से नीचे तक आ रही है वो अथॉरिटी वो कम होती जाती है नीचे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। तो जो ये चेन है इसको हम वायलेट नहीं कर सकते। सीधा हम जो मान लो अगर सुपरवाइजर और फॉरमैन होते हैं लास्ट में, तो ये लोग सीधा ही टॉप लेवल से कांटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में वो एक सेम लेवल पे जो भी आपके मैनेजर्स होंगे उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मैनेजर मिडिल लेवल पे है तो वो अपने ही लेवल वाले मैनेजर से कांटेक्ट कर सकता है दूसरे डिपार्टमेंट के, किसके थ्रू, एक गैंग प्लैंक के थ्रू। ये वर्ड का काफी यूज होता है, गैंग प्लैंक के थ्रू। और आगे जब आप स्टडी करोगे तो एक ग्रेप वाइन वर्ड भी होता है, जिसका मतलब होता है कि आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई डिफाइन नहीं होता पर्टिकुलर फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी या कम्युनिकेशन। अब आते हैं नेक्स्ट टुडेज क्विज पे। आई होप आप सबको सारे प्रिंसिपल बहुत ही इजीली समझ आ गए होंगे, और ये जो आपको मैंने मेन पॉइंट्स बताए इन्हीं को भी आपको ध्यान में रख के अपने नोट्स तैयार करो, या फिर अपने इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज का क्विज सबसे पहले हम देखते हैं एक केस स्टडी, छोटी सी केस स्टडी जो मैं हर बार बोलता हूँ और आप बहुत ही अच्छे से आंसर देते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि नेम एंड एक्सप्लेन दैट प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल। ये तो हमें पता है, फ्यूल के प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं हम, कौन सा प्रिंसिपल और उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। विच सजेस्ट दैट कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम should follow the official line of command। मतलब जो कम्युनिकेशन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक फॉलो करे ऑफिशियल लाइन ऑफ कमांड। आई होप आपको हिंट लग गया होगा कि कौन सा आंसर होगा, इसमें कौन सा प्रिंसिपल है ये आपको बताना है। अगर एक्सप्लेन करो तो वो भी बहुत बढ़िया होगा, तो आप ये भी कर सकते हो। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। स्टे होम, सेव लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।